कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि उसमें क्या करना है। तो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन में जो कि डायनामिक सिमिलैरिटी के ऊपर है, तो उसमें अगर आप नॉन डिमेंशनल पैरामीटर्स या पाई ग्रुप्स आप अगर उसमें देखोगे, तो उसमें दो पाई ग्रुप्स हैं उस प्रॉब्लम में। एक तो है फोर्स फोर्स कोफिशिएंट, जो कि बेसिकली होगा एफ अपॉन रो यू स्क्वायर सी, जहाँ पे फोर्स जो है उसके दो कंपोनेंट है होते हैं जनरली, लिफ्ट और ड्रैग। लेकिन हमको उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि फोर्स क्या क्या है। बेसिकली जो एक हमारा पैरामीटर है वो है फोर्स कोफिशिएंट। अब ये, क्योंकि ये फोर्स जो है वो वेक्टर है, तो उसका लिफ्ट और ड्रैग में ब्रेक करेंगे, तो बेसिकली फोर्स कोफिशिएंट जो है, अगर लिफ्ट और ड्रैग के अलग अलग लिखे तो वो कहलाते हैं लिफ्ट कोफिशिएंट और ड्रैग कोफिशिएंट। आपने ये नाम सुने होंगे। लेकिन एनीवे हमको जो है वो बस फोर्स से मतलब है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और दूसरा है पाई ग्रुप रेनॉल्ड्स नंबर, जो कि आपको पता है आर ई इज इक्वल टू रो यू। अब यहाँ पे लेंथ स्केल, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल जो है वो मैंने सी लिया हुआ है। तो जैसे अगर विंग की बात करें, तो जो कॉर्ड लेंथ होती है लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज, ये अगर लीडिंग एज है और ये ट्रेलिंग एज है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कॉर्ड लेंथ कहलाता है। तो कॉर्ड लेंथ जो है वो मैंने कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल लिया हुआ है। एक ही स्केल काफी है, उसमें जो है वो दो डायमेंशन दिए हुए हैं, स्पैन भी दिया हुआ है विंग का और कॉर्ड लेंथ भी दी हुई है। तो जनरली जो है वो कॉर्ड लेंथ यूज होती है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। जनरली लिफ्ट कोफिशिएंट जब डिराइव करते हैं तो उसमें कॉर्ड लेंथ को लेते हैं। अच्छा, कॉर्ड लेंथ इनटू, सॉरी, यहाँ पे वो भी आता है स्पैन। तो लिफ्ट कोफिशिएंट जो होगा ना, उसमें ये स्पैन क्या होता है, बेसिकली अगर ये आपकी विंग है, तो ये डिस्टेंस तो हो गया कॉर्ड लेंथ, और ये डिस्टेंस हो गया स्पैन बी। तो ये लिफ्ट कोफिशिएंट जो है रो यू स्क्वायर सी बी, इसकी डेफिनेशन है लिफ्ट कोफिशिएंट की। और हमारे फ्लो के केस में एफ इज इक्वल टू रो यू स्क्वायर सी बी जो है वो सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर का फंक्शन है, क्योंकि कोई और नॉन डिमेंशनल पैरामीटर तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में है नहीं। इन जनरल जब हम जो प्रॉब्लम्स आपको जनरली दे रहे हैं यहाँ पे, उसमें एक ही है। वैसे तो फ्रूट नंबर, मैक नंबर और दूसरे हो सकते हैं, लेकिन जनरली इस लेवल पे जो प्रॉब्लम दे रहे हैं उसमें रेनॉल्ड्स नंबर ही एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपका इंडिपेंडेंट पाई ग्रुप है। तो बेसिकली करना क्या है कि आर ई जो है, अगर हम इक्वेट कर दें मॉडल का, और एक तो मॉडल का और दूसरा जो एक्चुअल जो हमारा एयरक्राफ्ट है, एक्चुअल जो विंग है, उनका अगर इक्वेट कर देंगे, तो एक तो है हमारा प्रोटोटाइप या मॉडल का आरी, और दूसरा जो है आरी होगा हमारा एक्चुअल बॉडी का। तो इन दोनों को अगर आप इक्वेट कर दोगे, तो क्योंकि आपका फोर्स कोफिशिएंट सिर्फ आर ई पे डिपेंड करता है, तो फोर्स कोफिशिएंट दोनों के केस में सेम हो जाएगा। यही बेसिकली डायनेमिक सिमिलैरिटी का आइडिया है कि फोर्स कोफिशिएंट हमारा सेम हो जाएगा अगर हम आर ई जो है वो सेम कर लें। तो अगर फोर्स कोफिशिएंट हमारा सेम हो गया, तो एक के फोर्स कोफिशिएंट से हम दूसरे पे फोर्स निकाल सकते हैं। यानी कि हम जो है वो मॉडल का फोर्स कोफिशिएंट क्योंकि हमको पता होगा, तो हम जो है
वो उसका फोर्स निकाल सकते हैं जो कि एक्चुअल बॉडी पे लगेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब आर इक्वेट करेंगे तो रो, अब मॉडल के केस में जो यूज हुआ रो मॉडल, अब मॉडल अगर जैसे वाटर में टेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे डेंसिटी वाटर की आ जाएगी। यू जो है वो मॉडल को टेस्ट करते टाइम जो वेलोसिटी है, मैं इसको 1 2 3 से डिनोट कर देता हूँ। तो मॉडल के केस में अगर डेंसिटी 1 है, जो कि जैसे वाटर है तो वाटर की डेंसिटी है, वेलोसिटी जिस पे टेस्ट कर रहे हैं वो u1 है, और आपका जो आपका लेंथ स्केल है वो c1 है, कॉर्ड जैसे फॉर एग्जांपल, और ये विस्कोसिटी म्यू1 है। अब यहाँ पे ρ2 u2 c2 म्यू2 है। अब इसमें आपको डेंसिटी पता है दोनों की, एयर और वाटर, विस्कोसिटी आपको पता है एयर और वाटर और एयर जो भी है, एक का आपको यू पता है, दूसरे का यू आपको फाइंड करना है। C1 C2 का रेशो पता है, C1 C2 इंडिविजुअली चाहे ना पता हो लेकिन इनका रेशो पता है कि 1:10 का रेशो है मॉडल में, तो उसकी मदद से हमको जो है ये पता चल जाएगा, वेलोसिटी का रेशो मिल जाएगा अगर रेशो पूछा है सवाल में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, या अगर एक वेलोसिटी दी हुई है कि अगर एक्चुअल जो है वो एयरक्राफ्ट इस वेलोसिटी पे मूव करता है तो ये वाला किस वेलोसिटी, मॉडल को किस वेलोसिटी पे मूव करा है वैसा दिया हुआ है, जो भी है आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से जब ये आपको पता चल जाएगा तो फिर उसमें फोर्स का रेशो पूछा हुआ है, तो अगेन आप जो है वो, क्योंकि आर ई हमने सेम कर दिया, हमने ऐसी वैल्यूज सब चूज करी कि आर ई हमने सेम कर दिया, वेलोसिटी ऐसी चूज करी कि आर ई इक्वल कर दिया, तो अब आर ई जब इक्वल है तो फोर्स कोफिशिएंट भी इक्वल होगा, क्योंकि फोर्स कोफिशिएंट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ आर ई, सिर्फ आर ई का फंक्शन है, तो फोर्स कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो F1 ओवर, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो F1 ओवर ρ1 u1 स्क्वायर c1 b1 इज इक्वल टू F2 ρ2 u2 स्क्वायर c2 b2। अब अगर इसमें से एक की के ऊपर फोर्स दी हुई है, जैसे मॉडल पे फोर्स फोर्स आपको बता दी कि मेजर करके ये निकली, तो आप जो है वो दूसरे पे फोर्स निकाल सकते हो। या अगर जैसे आपको जो है वो फोर्स का सिर्फ रेशो ही पूछा हुआ है जैसे प्रॉब्लम में, तो F1 ओवर F2 या F2 ओवर F1 जो भी पूछा है वो आप इनकी टर्म्स में निकाल सकते हो। तो बस यही करना है उस पर। इस तरह की प्रॉब्लम एकदम फ्री के नंबर वाली चीज है, इसमें फ्री में करना कुछ नहीं है, इसमें मार्क्स जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। चलिए अब अपने आज के मुद्दे पे आते हैं। तो आज का हमारा, सर स्टेडी फ्लो रिपीट कर दिएगा। अच्छा, स्टेडी फ्लो क्या होता है? स्टेडी फ्लो ये होता है कि जैसे, अब मैं क्योंकि फिजिकली नहीं पढ़ा रहा हूँ वरना मैं आपको करके भी दिखा देता कोई एग्जांपल, लेकिन अ, आप ऐसे समझ लीजिए कि स्टेडी फ्लो का मतलब यह है कि आपने फ्लो की अभी तस्वीर खींची। फॉर एग्जांपल कोई स्टेडी फ्लो ले लेते हैं, एक सिंपल सा केस ले लेते हैं कि आपके पास में अ, एक पाइप है, ठीक है, अब उसमें से पानी निकल रहा है, ये पाइप में से पानी निकल रहा है, ठीक है, ये पानी निकल रहा है, तो हम इस फ्लो को स्टेडी कब कहेंगे? स्टेडी का स्टेडी का मतलब होता है स्थिर, या जो चेंज नहीं होता, जो अपने ऊपर अड़ा रहे। तो यहाँ पे स्टेडी का फ्लो के केस में मतलब ये होता है कि आप अगर इसकी तस्वीर खींचो T=, से T1 टाइम पे,
यहाँ पे एक कैमरा ले लो और इसकी तस्वीर खींचो, ठीक है। अब उसके बाद में थोड़ी देर बाद t=t2 पे फिर से जो है वो इसकी आपने तस्वीर खींची। तो आप जब इसकी तस्वीर देखोगे, ये जैसे t=t1 पे तस्वीर है फ्लो की, ये t=t2 पे तस्वीर है, ये t=t3 पे है, ये t=t4 पे है। सारे इंस्टेंट पे अगर आप तस्वीर देखो, ऐसे देखते आओ, तो अगर इनमें कोई चेंज होता है तो इसका मतलब है कि वो फ्लो स्टेडी नहीं है, समझे। फ्लो स्टेडी का मतलब यह है कि जैसा फ्लो t=t1 पे था, वैसा ही t=t2 पे है, वैसा ही t=t3 पे है, वैसे ही t=t4 पे, मतलब टाइम के साथ में बेसिकली फ्लो जैसा दिख रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अब जैसा दिख रहा है को अगर और प्रिसाइजली बोले तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस पॉइंट पे स्पेस में आपने एक पॉइंट पकड़ लिया कोई भी, और उस पे आपने देखा कि इसकी वेलोसिटी की कुछ वैल्यू थी, फॉर एग्जाम्पल 0.5 मीटर पर सेकेंड या कुछ भी वेलोसिटी थी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस वाली तस्वीर में, अगर मैं इस वाली तस्वीर की बात करूं, ये मेरी सारी तस्वीरें हैं। तो इस वाली तस्वीर में वेलोसिटी जो है वो मेरी इसकी यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? 0.1 मीटर पर सेकेंड। इस वाले में भी कितनी होगी? 0.1 मीटर पर सेकेंड। इस वाले में भी कैसी होगी? 0.1 मीटर पर सेकेंड। इस वाले में भी कितनी होगी? उसी पॉइंट पे, एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो एक पॉइंट आपने जो देखा उस पे सब में वेलोसिटी जो है वो हर टाइम इंस्टेंट पे वही वेलोसिटी है। इसी तरह से कोई और पॉइंट चूज कर लूं, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकेंड है, बस जस्ट एन एग्जांपल, कि यहाँ पे इस पॉइंट पे स्पेस में एक पॉइंट पकड़ लिया, उस पॉइंट पे 0.5 है, तो हर एक इंस्टेंट पे वो 0.5 ही रहेगी। तो बेसिकली स्टेडी फ्लो का मतलब यह है कि आप जो है वो फ्लो जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, यानी कि जैसा दिख रहा था एक टाइम पे वैसा ही दिखता रहेगा। और इसको कंपेयर करने का तरीका यह है कि आप एक पॉइंट, इस पॉइंट को नहीं कंपेयर कर सकते। जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप जो है इस पॉइंट को इस पॉइंट को ही तो सारे इंस्टेंट पे कंपेयर करोगे कि वो चेंज हो रहा है या नहीं। इसी तरह से जब इस पॉइंट की बात होगी तो इस पॉइंट को कंपेयर करोगे, ठीक है। तो आप जो है वो हर एक पॉइंट के लिए अगर ये बात कह सकते हो तो इसका मतलब है कि फ्लो स्टेडी है, ठीक है। तो फ्लो स्टेडी का मतलब यह है कि जब आप फ्लो को देखो तो आपको उसमें कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखना चाहिए। हालांकि ये बात याद रखने की है कि फ्लूइड जो है वो स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने एक कुर्सी रख दी, अब वो कुर्सी को, वो रखी हुई है कुर्सी, तो आप जो है उसको कभी भी तस्वीर खींचो तो वो कुर्सी वैसी नजर आएगी, है ना। लेकिन फ्लो के केस में ऐसा नहीं है। फ्लो के केस में फ्लो हो रहा है वहां पे, बराबर पानी जो है वो निकल रहा है। पानी यहाँ पे ये जो 0.5 मीटर 0.1 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी थी, वो जिस फ्लूइड की थी, जिस फ्लूइड पार्टिकल की थी, वो पार्टिकल तो निकल गया। अगली टाइम इंस्टेंट पे जब आप इसके दोबारा आपने तस्वीर खींची तो अब ये इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी किसी और फ्लूइड पार्टिकल की है। जिस पार्टिकल की पहले थी वो तो बह गया, वो तो नीचे आ गया, चला गया वो तो। लेकिन यहाँ पे कोई और पार्टिकल आ गया, लेकिन जैसे ही उसका लोकेशन आपने जो यहां से पार्टिकल आ रहा था उसका लोकेशन आते आते जैसे ही यहां पहुंचा, तो उसकी वही वेलोसिटी होनी चाहिए जो पिछले वाले पार्टिकल की इस लोकेशन पे थी। तो हर लोकेशन पे वेलोसिटी जो है या कोई और प्रॉपर्टी, प्रेशर, कुछ भी, कोई भी चीज जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इसी को हम लोग जो है वो कहते हैं कि वेलोसिटी, प्रेशर, या कोई भी जनरल बोल देते हैं कि फाई। फाई जो है उसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव टाइम के साथ में जीरो होना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव क्यों? इसलिए क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव लेते टाइम बाकी वेरिएबल कांस्टेंट किए हुए हैं। बाकी वेरिएबल क्या है? स्पेस।
भाई फाई कोई प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, वेलोसिटी है जैसे, तो वेलोसिटी स्पेस में भी चेंज हो सकती है। इस पॉइंट पे, पॉइंट पॉइंट वन पे और पॉइंट टू पे अलग अलग वेलोसिटी है, तो फाई जो है वो आर का फंक्शन है। और एक टाइम पे और दूसरे टाइम पे भी अलग हो सकता है, तो इसलिए फाई टी का भी फंक्शन होता है। ठीक है। तो अब जब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो फाई को क्या करते हैं, आर को क्या करते हैं, अगर टाइम टी के साथ में अगर पार्शियल डेरिवेटिव लें तो आर को कांस्टेंट कर देते हैं। यही तो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, कि बाकी सारे वेरिएबल को कांस्टेंट कर दो, फिक्स कर दो, एक वेरिएबल के साथ में डेरिवेटिव लो। तो अगर हमने आर को फिक्स कर दिया और टाइम डेरिवेटिव लिया और वो टाइम डेरिवेटिव जीरो आया, इसका मतलब कि एक फिक्स आर के लिए, किसी एक आर के लिए टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये यही बात हो गई ना जो मैंने समझाई, कि अगर आपने एक पॉइंट पकड़ लिया, यानी पॉइंट फिक्स कर लिया, यानी आर फिक्स कर लिया। पॉइंट फिक्स करने का मतलब है कि आर लोकेशन फिक्स कर दिया। तो अगर लोकेशन फिक्स कर दिया तो टाइम के साथ में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो फाई जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है टाइम के साथ में वो चेंज नहीं हो रहा। तो इसी को जो है वो स्टेडी फ्लो कहते हैं। सर इसमें कोई एक्सेप्शन होता है या सारी प्रॉपर्टीज हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं सारी फ्लूइड सारी की? प्रॉपर्टी ही कंसीडर करेंगे। स्टेडी फ्लो जब भी होगा तो सब कुछ स्टेडी होगा। अगर कोई चीज एक चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो स्टेडी नहीं है। सब कुछ स्टेडी होना चाहिए। ओके सर। मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी भी टाइम के साथ नहीं चेंज होगी, प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। और अगर आगे कंप्रेसिबल फ्लो पढ़ोगे तो उसमें टेम्परेचर है, जो भी चीज़ है, डेंसिटी है, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। हर पॉइंट पे टाइम के साथ में सब कुछ कांस्टेंट होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आज बात करेंगे फ्लो विजुअलाइजेशन की, कि फ्लो को विजुअलाइज कैसे करते हैं। क्योंकि ऐसे तो सब जगह फ्लो है, एक फ्लो डोमेन में सब जगह फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसको विजुलाइज कैसे करेंगे कि जो है वो फ्लो हो कैसा रहा है, मतलब वो उसको पहचानेंगे कैसे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसा दिख रहा है फ्लो। तो उसके लिए जो है हमारे पास में कुछ फ्लो विजुअलाइजेशन की कुछ जो है वो क्या बोलते हैं टेक्निक्स है। बेसिकली हम कुछ फ्लो के अंदर कुछ लाइन बनाते हैं, जिन लाइन की मदद से हम जो है वो फ्लो को विजुअलाइज करते हैं। तो उन सब में सबसे पहला नाम जो आता है वो है स्ट्रीम लाइन का, जो कि आपने सुना होगा, सबसे पॉपुलर है, कि स्ट्रीम लाइन जो है वो हम फ्लो के अंदर बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि स्ट्रीम लाइन क्या होती है। हमको स्ट्रीम लाइन बनाना सीखना है फ्लो के अंदर। तो स्ट्रीम लाइन ये होती है कि अगर मैं यही वाला एग्जाम्पल जो अभी ले रहा था, अगर इसी एग्जाम्पल को रिपीट करूं, आपका पाइप में से फ्लो हो रहा है जैसे, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी का कुछ डायरेक्शन होता है। ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बना सकते हो, अलग अलग डायरेक्शन होंगे। तो जो स्ट्रीम लाइन होती है वो कर्व होता है जिसके ऊपर, यानी कि ये मैंने यहाँ पे इस ग्राफ में अच्छे से नहीं बनाई, मैं यहाँ बना देता हूँ स्ट्रीमलाइन। कि स्ट्रीमलाइन वो कर्व है जिसके ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट ले लो तो उस कर्व की टेंजेंट जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के में होगी। यानी कि स्ट्रीमलाइन ऐसा कर्व है जिसकी हर टेंजेंट जो है वो उस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रही होती है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पे लूं और टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये टेंजेंट जो है मुझे फ्लो वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रही है। फ्लो की वेलोसिटी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन बता रही है। इसी तरह से इस पॉइंट का डायरेक्शन, इस टेंजेंट, इस पॉइंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में। तो ये टेंजेंट वेलोसिटी जो है वो हमेशा टेंजेंट होती है स्ट्रीमलाइन के। यही स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन है। तो स्ट्रीमलाइन क्या है? स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीम लाइन is
ए हाइपोथेटिकल लाइन, ऐसी कोई लाइन एक्चुअली में तो नहीं होती, हम बनाते हैं फ्लो को विजुलाइज करने के लिए, प्लॉट करते हैं। हाइपोथेटिकल लाइन इन ए फ्लो डोमेन such that tangent to tangent at sorry at any point on this line gives the direction of flow। फ्लो का डायरेक्शन से मतलब है कि वेलोसिटी, बेसिकली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अगर फ्लो स्टेडी है तब तो टेंजेंट का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा होगा। अगर फ्लो स्टेडी है तो मैंने जैसे बताया कि जो है वो जो है वो आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वो वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड नहीं, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे टाइम के साथ सेम रहेगा। तो ये टेंजेंट भी सेम रहेंगी तो स्ट्रीम लाइन भी सेम रहेगी। तो अगर फ्लो स्टेडी है तब तो स्ट्रीम लाइन जो है वो सेम रहेगी, लेकिन अगर फ्लो स्टेडी नहीं है तो स्ट्रीमलाइन जो है वो टाइम के साथ चेंज होगी। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन जो है, स्ट्रीमलाइन इज इन जनरल इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है चेंजेस विद टाइम, यानी कि एक टाइम पे एक आपने स्ट्रीमलाइन प्लॉट करी, वो दूसरे टाइम पे भी स्ट्रीमलाइन हो वो जरूरी नहीं है, वो तभी होगा जब कि फ्लो स्टेडी हो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि स्ट्रीम लाइन कैन नॉट एंड आर्बिट्रेरीली इन, आर्बिट्रेरीली बल्कि इसको एब्रप्टली कर लो, कैन नॉट एंड एब्रप्टली इन ए फ्लो डोमेन, यानी कि इट मस्ट बिगिन और एंड ऑन द बाउंड्री या ऑन ए बाउंड्री। ऐसा क्यों है कि स्ट्रीमलाइन जो है वो फ्लो के अंदर खत्म नहीं हो सकती, यानी कि जैसे आपने स्ट्रीमलाइन बनाई, ये आपकी स्ट्रीमलाइन आपने प्लॉट करी किसी फ्लो डोमेन में, ऐसे करके जा रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्ट्रीमलाइन यहां पे एंड हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये जो है ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। उसका वजह ये है कि अगर ये यहां पे एंड हो जाएगी तो फिर जो है वो फ्लूइड का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, वो बताना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से स्ट्रीमलाइन जो है वो कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, कि एक ही स्ट्रीमलाइन आ रही है एक ही स्ट्रीमलाइन आ रही है, ये क्रॉस नहीं कर सकते, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों?
क्योंकि इस स्ट्रीमलाइन का डायरेक्शन ये है, टेंजेंट इसका डायरेक्शन ये है टेंजेंट का, तो दो डायरेक्शन तो एक पॉइंट पे हो नहीं सकते वेलोसिटी के। वेलोसिटी का एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगा, तो इसलिए जो है वो स्ट्रीमलाइन क्रॉस भी नहीं कर सकती। स्ट्रीमलाइन फ्लो के डोमेन के बीच में एंड भी नहीं हो सकती, सिर्फ बाउंड्री पे एंड हो सकती है। और स्ट्रीमलाइन जो है वो इन जनरल टाइम के साथ चेंज होती है, एक इंस्टेंट पे जो स्ट्रीमलाइन है वो दूसरे इंस्टेंट पे स्ट्रीमलाइन नहीं होगी। हो स्टेडी है तो हो सकती है। अब बात करते हैं स्ट्रीमलाइन प्लॉट कैसे की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे सवाल भी आते हैं। प्रोसीजर फॉर प्लॉटिंग स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन प्लॉट करने का तरीका ये है कि आपकी जैसे ये स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है और यही वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यानी कि बाय डेफिनेशन वेलोसिटी इज पैरेलल टू टेंजेंट। अब ये किसी भी कर्व का टेंजेंट कैसे निकालते हैं, ये सवाल है, क्योंकि हमको टेंजेंट, इसको अगर मैं कह दूं ई एस, ये टेंजेंट का डायरेक्शन, टेंजेंट का डायरेक्शन ई एस है, तो ये ई एस के अलोंग होगी। तो टेंजेंट निकालने के लिए आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि अगर कोई कर्व है आर एज अ फंक्शन ऑफ एस दिया हुआ है, एस जो है वो आपका ये पैरामीटर है, इसके कर्व के अलोंग लेंथ है, तो आर एज अ फंक्शन ऑफ एस, एस क्या है, डिस्टेंस अलोंग द कर्व, तो आर एज अ फंक्शन ऑफ एस है, तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है वो डी आर ओवर डी एस होता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है मैथ में। तो बेसिकली अगर ये v और ई एस पैरेलल है, यानी v जो है वो ई एस के डायरेक्शन में है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी और जो है वो टेंजेंट स्ट्रीम लाइन पे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ई एस को हम अपना लिख लेते हैं, यही डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये इसको क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। तो जब ये आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे और उसे इक्वेट करोगे जीरो के, तो क्या आएगा, तो अगर v को मैं लिख दूं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, इसी तरह से डी आर ओवर डी एस को मैं लिख दूं डी एक्स ओवर डी एस आई प्लस डी वाई ओवर डी एस जे प्लस डी जेड ओवर डी एस के। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के और इक्वल टू जीरो कर दें, यानी आई जे के वी एक्स वी वाई वी जेड डी एक्स ओवर डी एस डी वाई ओवर डी एस और डी जेड ओवर डी एस। इसको इक्वल टू जीरो जब करेंगे तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक वेक्टर देगा, ठीक है। बेसिकली आप लिख लेना, तो ये हो जाएगा वी वाई डी जेड ओवर डी एस माइनस
वी जेड डी वाई ओवर डी एस प्लस इसी तरह से जे की टर्म आएगी, वी जेड डी एक्स ओवर डी एस माइनस वी एक्स डी जेड ओवर डी एस। सर माइनस जे आएगा। नहीं, मैंने वो पलट दिया ना अंदर का। ओके सर। और दूसरा, और ये के होगा आपका वी एक्स डी वाई ओवर डी एस माइनस वी वाई डी एक्स ओवर डी एस इक्वल टू जीरो। तो अब ये आई जे के तीनों को इक्वल टू जीरो जब करेंगे, बल्कि आप एक चीज और कर सकते हो कि आप ना इस पूरे को इस पूरे को 1/Vx Vy Vz से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को। तो उससे क्या हो जाएगा, ये छोड़ो उसको, वैसे ही कर लो, इसको वैसे ही इक्वेट कर लो। तो जब आई वाले को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल वी वाई डी जेड ओवर डी एस इज इक्वल टू वी जेड डी वाई ओवर डी एस, ये आएगा। तो इसको ऐसे लिख लो, डी एस इज इक्वल टू डी एस को हटा दो, और इसको डी एस को कैंसिल करके इसको ऐसे लिख सकते हो, डी वाई ओवर वी वाई इज इक्वल टू डी जेड ओवर वी जेड। इसी तरह से दूसरी वाली इक्वेशन से डी एक्स ओवर वी एक्स और डी जेड ओवर वी जेड मिलेगा इक्वल टू, दूसरी वाली इक्वेशन से देखोगे तो मिल जाएगा डी एक्स ओवर वी एक्स इज इक्वल टू डी जेड ओवर वी जेड। ऐसे करके तीन इक्वेशन मिलेंगी, और तीनों इक्वेशन में कॉमन होगा, जैसे ये डी, यहाँ पे डी जेड वी जेड कॉमन है, इसी तरह से तीसरी इक्वेशन में हो जाएगा डी वाई ओवर वी वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर वी एक्स। तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो तीनों इक्वेशन को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर वी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर वी वाई इज इक्वल टू डी जेड ओवर वी जेड। ये बेसिकली फॉर्मूला है स्ट्रीमलाइन फाइंड करने का। यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये इन तीनों को बस बराबर कर दिया, क्योंकि ये dz ओवर vz था इसमें ऊपर वाले में, और नीचे वाले में dz ओवर vz था, तो ये तीनों बराबर हो गए। इसी तरह से ये dx ओवर vx था, तो ये तीनों जो है वो बराबर हो गए। तो ये हो गया dx ओवर vx dy ओवर vy dz ओवर vz। ये फॉर्मूला है जिससे आप अपनी स्ट्रीमलाइन निकाल सकते हो इन 3D। और अगर 2D हो तो सिर्फ इतना ही काफी है। 2D अगर हो तो सिर्फ इतना काफी है कि dx, ये रेड पेन, 2D के लिए इतना काफी है कि dy ओवर dx इज इक्वल टू vx ओवर vy। z वाली टर्म हटा दी और बस यही किया और रीअरेंज कर दिया, तो ये 2D में यही काफी है। ठीक है, ये तो dx अपन dy होगा ना। सर आपने उल्टा लिख दिया है। dy ओवर dx vy ओवर, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, एक सेकेंड, dy ओवर dx इज vy ओवर vx, हाँ उल्टा लिख दिया है। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला यूज कर, तो आपको बेसिकली दिया होगा वी वाई वी एक्स या वी जेड, मतलब ये वेलोसिटी दिया होगा, और आपको जो है वो उसको वेलोसिटी को यहाँ रख के, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक बन गई, इसको बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपको स्ट्रीमलाइन का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये बात हो गई स्ट्रीमलाइन की। इसके बाद में अगले उस पे आते हैं, अगली है पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होता है? पाथ लाइन जो है वो ये होता है कि अगेन मैं फिर वही एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें आपका एक फ्लूइड पार्टिकल यहां से चला, ठीक है, अब ये इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, कुछ भी है, फिर उसके बाद में वो यहां आया, फिर वो यहां आया, फिर यहां आया, यहां आ गया, तो ये पूरी जो इसका ट्रेजेक्ट्री है वो कहलाती है पाथ लाइन। ठीक है, तो पाथ लाइन क्या है? ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए सर जो फ्लूइड, पार्ट ट्रेस किया, हाँ पार्टिक एक फ्लूइड पार्टिकल ने जो पाथ ट्रेस किया वही ये सर पाथ लाइन सिंगल है फ्लूइड पार्टिकल। ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल। तो किसी भी फ्लूइड पार्टिकल का जो जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है, जो उसका पाथ है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ, पाथ ट्रेस्ड, वही पाथ लाइन कहलाती है। अब पाथ लाइन को फाइंड कैसे करते हैं? पाथ लाइन को फाइंड करते हैं ऐसे कि हमको ये मालूम है कि डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो बेसिकली पाथ लाइन जो है वो हमको किसी फ्लूइड पार्टिकल का आर एज अ फंक्शन ऑफ टी है ना, कि मतलब टाइम के साथ में उसकी क्या क्या पोजीशन रही, वही सब, तो वही सारी पोजीशन मिला के तो पाथ लाइन बन रही है। तो आर एज अ टी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल, यही जो है वो पाथ लाइन है। तो हमको आर एज अ फंक्शन ऑफ टी फाइंड करना है किसी फ्लूइड पार्टिकल का, तो वो पाथ लाइन मिल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमको जनरली दी होती है, ठीक है, इसमें ये वेलोसिटी हमने कहीं से फाइंड कर ली, वो आगे आएगा कहाँ से फाइंड कर ली अगले कोर्स में या कहीं, या इसमें भी आएगा कहीं। तो लेकिन अभी यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए वेलोसिटी हमको दी हुई है, तो हमको पाथ लाइन बनानी है। हमको बनाना है कि यहां से जो फ्लूइड पार्टिकल स्टार्ट हुआ था, अगर इस पोजीशन को मैं आर जीरो कह दूं, तो मान लीजिए कि टी इक्वल टू टी जीरो पे फ्लूइड पार्टिकल मेरा आर जीरो इस पोजीशन पे था, तो अब मुझे उसकी टी ग्रेटर देन टी जीरो पे सारी पोजीशंस चाहिए, है ना। अगर मुझे सारी पोजीशन आर एट टी ग्रेटर देन टी जीरो सारी पोजीशन मिल जाए, तो उनको मिला के मैं पाथ लाइन बना दूंगा। तो मुझे जो है वो बेसिकली आर एज अ फंक्शन ऑफ टी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ आर कॉमा टी आपको दी हुई होगी, और ये डी आर ओवर डी टी आपको निकालना है। तो अब इसको सर ये आर क्या क्योंकि है? आर रेडियस। पोजीशन है फ्लूइड पार्टिकल की, ओके सर। पोजीशन ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल, सारी पोजीशन को मिला दूंगा तो वही पाथ लाइन हो गई, है ना। पाथ लाइन क्या है? उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसका पाथ। तो उसका पाथ का मतलब यह है कि उसकी सारी पोजीशन हर एक टाइम पे, इसीलिए मैंने लिखा कि आर एज अ फंक्शन यस ऑफ सर। टी मिल जाए, यानी कि हर एक टाइम पे उसका मुझे उसकी पोजीशन पता चल जाए फ्लूइड पार्टिकल की, तो यही मेरी पाथ लाइन है। तो उसको फाइंड करने का तरीका यह है कि डी आर ओवर डी टी इज वी इक्वल टू वी। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डी आर ओवर डी टी जो है उसको आपको जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा इसको कंपोनेंट्स में। तो वो हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू वी एक्स, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी वाई, और डी जेड ओवर डी टी इज इक्वल टू वी जेड। ये जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए। अच्छा, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है भाई, ये तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को दूर करने का तरीका यह है कि इसकी एक इनिशियल कंडीशन दी जाएगी इसकी। तो इनिशियल कंडीशन क्या होगी? इनिशियल कंडीशन होगी कि
एट t इज इक्वल टू t0, r इज इक्वल टू r0। तो ये इनिशियल कंडीशन भी आपको साथ में दी हुई होगी कि जैसे t इक्वल टू 0 पे, वरना आप ये कैसे बताओगे कि आपको कौन सी पाथ लाइन बनानी है। तो आप, जैसे मैंने पहले बताया था कि फ्लूइड पार्टिकल को आइडेंटिफाई ही ऐसे कहते हैं करते हैं कि कहते हैं कि वो वाला पार्टिकल जो कि टाइम, किसी गिवन टाइम पे एक इस पोजीशन पे था, जैसे कि t इक्वल टू 0 पे यहां पे था जो पार्टिकल, यहां पे था, उस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी बनानी है। तो इसके लिए हमको ये बताना पड़ेगा ना कि r0 क्या है। तो वो r0 जो है वो आप बाउंड्री कंडीशन की तरह यूज करोगे, सॉरी इनिशियल कंडीशन की तरह यूज करोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये अभी मैं एग्जाम्पल जब दूंगा तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया वो ये कि ये तो हमने सारी कवायद की थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। कई बार ऐसा होता है कि हमको वेलोसिटी जो है वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दी है। तो अगर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दी होगी तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, मैं डेरिवेशन नहीं लिख रहा हूं लेकिन ये इक्वेशन बन जाएगी dr/v(r) इज इक्वल टू r d(थीटा) ओवर v थीटा इज इक्वल टू dz ओवर vz। तो ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए है। अच्छा, इसमें अगर आपका 2D है तो ये लास्ट वाली टर्म हटा देना, सिर्फ पहली दो जो है वो वाली टर्म रख के सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गई पाथ लाइन। तो अब पाथ लाइन के बाद में अगली जो आती है स्ट्रीक लाइन, वो थोड़ी सी ध्यान से सुनना क्योंकि उसमें कंफ्यूजन रहता है लोगों को। स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन तो सीधी सीधी है उनकी डेफिनेशन। सर पाथ लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं। हाँ, हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल पाइप फ्लो हो रहा है, एक लेमिनार पाइप फ्लो हो रहा है, कि जैसे कि ये एक पाइप है, इसके अंदर सीधे सीधे पानी बह रहा है। तो अब यहाँ पे जो पार्टिकल एंटर करेगा उसके बाद में यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो इसको ट्रेस करोगे तो ये एक स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। इसी तरह से ये वाला पार्टिकल यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से घुसा, इधर से बाहर निकल गया, तो इसको ट्रेस करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये सारी लाइन जो है ये पैरेलल होंगी इस केस में, ठीक है। सर फ्लो पे डिपेंड करेगा ना किस तरह का है, लेमिनार हाँ, टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट में तो पैरेलल नहीं हो सकती, टर्बुलेंट में तो खिचड़ी होती है बहुत ज्यादा, टर्बुलेंट में तो बहुत बुरी तरह खिचड़ी होती है, तो यस सर। उसमें तो पैरेलल नहीं होंगी, कोई सवाल ही नहीं। लेकिन लेमिनार में जो है वो पैरेलल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लेमिनार में हमेशा पैरेलल हो। अब जैसे ये ही पाइप वाला एग्जांपल जो अभी मैं दे रहा था, जिस पाइप में से पानी निकल रहा है, पतनाले वाला एग्जांपल, इसमें ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्यों नहीं है? क्योंकि ये डाइवर्ज कर रही है ना। यहाँ पे अगर मैं दूसरी लाइन बनाऊंगा तो देखो ये पैरेलल नहीं है, इसको पैरेलल नहीं कहते, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। पैरेलल तब होती जब डिस्टेंस सेम रहता। यस सर, एरिया बढ़ रहा है सर। तो वो पैरेलल नहीं है वहां पे। स्ट्रीक लाइन अब थोड़ा सा, अच्छा मैं एक साथ में एक एग्जांपल भी दे देता हूँ पाथ लाइन का। वैसे तो पाथ लाइन आप समझ गए होंगे। पाथ लाइन का एक एग्जांपल ये है कि जैसे आपने आग जलाई, ठीक है, तो आग जब जलाई तो उसमें कई बार जो है वो कोयला चटकता है तो चिंगारी निकलती है। तो वो चिंगारी एक पार्टिकल की तरह अगर समझ लें तो आप देखोगे कि वो चिंगारी जहां जहां गई, जो उसने रास्ता तय किया, वो एक तरह से वो पाथ लाइन है। हालांकि चिंगारी अपने आप तो वो, अगर आप चिंगारी को वो ट्रेस करो तो वो चिंगारी का जो एक पार्टिकल जो है, जो फ्लो के साथ में जो पूरा बह चला गया फ्लूइड के साथ में, वो एक पाथ लाइन ट्रेस करता हुआ जा रहा है। या जैसे बुलबुले होते हैं तो
बुलबुला का जो पूरा रास्ता है जो ट्रेस कर रहा है वो पाथ लाइन हो गया। और अब बात कर रहे थे हम स्ट्रीक लाइन की। हाँ, तो स्ट्रीक लाइन में क्या होता है, स्ट्रीक लाइन का एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिगरेट का धुआं में जो लोग छल्ले बनाते हैं, या इवन सिगरेट का धुआं, कि आप अगर स्ट्रीक लाइन ये होता है कि एक पॉइंट से जो भी फ्लूइड पार्टिकल निकल रहा है किसी एक पॉइंट से, ठीक है, उन सारे फ्लूइड पार्टिकल्स को आप जो है वो किसी टाइम इंस्टेंट पे देखो कि वो कहाँ कहाँ है और उनको जोड़ दो, तो वो होता है स्ट्रीक, वो होता है आपका स्ट्रीक लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो ये सिगरेट को, अगर इसको बट को एक पॉइंट अगर कंसीडर कर लें थोड़ी देर के लिए, तो इससे जो है छल्ला किसी ने बनाया, ठीक है, तो ये पहले तो ये यही होगा t इक्वल टू 0 पे, फिर इक्वल टू t इक्वल टू 1 पे, जैसे ये यहाँ पे एक छल्ला बना, तो ये इस इंस्टेंट के लिए एक स्ट्रीक लाइन है। इसी तरह से ये थोड़ी देर बाद ऊपर गया t इक्वल टू 2 पे, तो ये हुआ, तो ये इस इंस्टेंट के लिए स्ट्रीक लाइन है। ऐसे ये और दूर गया तो वो उस इंस्टेंट पे स्ट्रीक लाइन है। तो स्ट्रीक लाइन जो है वो एक एक टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग होती है, जैसे कि स्ट्रीम लाइन टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग होती है, ऐसे ही स्ट्रीक लाइन भी टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग होती है। और बेसिकली होती क्या है स्ट्रीक लाइन? स्ट्रीक लाइन ये होती है कि एक पॉइंट से निकलने वाले सारे फ्लूइड पार्टिकल्स किसी एक टाइम इंस्टेंट पे कैसे जो है वो क्या कर्व बना रहे हैं, वो होती है स्ट्रीक लाइन। क्योंकि ये जो छल्ला है, जो धुएं का, ये एक ही पॉइंट से निकला है, तो उनके कर्व को अगर आप ट्रेस करोगे तो वो स्ट्रीक लाइन कहलाएगी। तो स्ट्रीक लाइन की डेफिनेशन है बेसिकली कर्व फॉर्म्ड बाय ऑल, बल्कि इसको बोलो इंस्टेंटेनियस कर्व, यानी कि एक टाइम लोकस इंस्टेंट भी पे। कह सकते हैं सर, हाँ, लोकस ऑफ क्या पॉइंट बोल भी बोल सकते हैं। क्या कह रहे हो? रिपीट करना, जोर से बोलो, मैं समझ में नहीं आया। हेलो भाई, कौन सा आप बोल रहे थे, खामोश क्यों हो गए? कुछ कह रहा था सर कोई? लोकस ऑफ पॉइंट बोला था। अच्छा, लोकस बोला था। हाँ, लोकस बोल सकते हैं। एम आई ऑडिबल सर? हाँ हाँ, समझ गया, लोकस अब समझ में आ गया, लोकस बोला था। लोकस कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स पासिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, ये बोल सकते हैं डेफिनेशन इसकी। ओके सर, ओके। इंस्टेंटेनियस कर्व या लोकस कह लो, formed by fluid particles passing through a fixed point in space. So basically हमको वो सारे पार्टिकल्स ट्रेस करने हैं जो कि किसी पॉइंट से निकले थे। हमको ये नहीं देखना कि सारे एक साथ निकले थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो धुआं जो है वो बस एक पॉइंट से निकला, तो वो अगर जैसे अगरबत्ती है, फॉर एग्जाम्पल अगरबत्ती जल रही है, तो अगरबत्ती का जो धुआं है, अगर इस पॉइंट पे, अब क्या है, अगरबत्ती एक साथ कई पॉइंट पे जलती है, ऐसा तो होता नहीं है कि एक पॉइंट पे जल रही हो। अगर सिर्फ एक पॉइंट पे अगरबत्ती जल रही है, तो वो जो वहां से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली निकल रहे हैं, तो आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपने t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर उसको देखा, तो मान लीजिए कि ये धुआं ऐसे करके कर्व बना रहा था, तो यही स्ट्रीक लाइन है, क्योंकि ये वो सारे पार्टिकल्स हैं जो कि एक ही पॉइंट से निकले थे।
जो एक ही पॉइंट से निकलने वाले सारे पार्टिकल्स को अगर ट्रेस किया जाए तो जो कर्व बनता है उसको स्ट्रीक लाइन कहते हैं। स्ट्रीक लाइन को बनाने का और पाथ लाइन को बनाने का तरीका जो है वो लगभग सेम है, मतलब उसको निकालने का मैथमेटिकल तरीका लगभग सेम है। तो स्ट्रीक लाइन को बनाने के लिए भी हमको क्योंकि पार्टिकल्स को ही ट्रेस करना है तो हम यही इक्वेशन यूज करते हैं, डी आर इज इक्वल टू डी टी वी एज अ फंक्शन ऑफ आर कॉमा टी। बस चेंज कहाँ आता है, चेंज आता है इनिशियल कंडीशन में। पाथ लाइन के केस में हमको इनिशियल कंडीशन दी हुई थी कि टी इक्वल टू टी जीरो पे आर इक्वल टू आर जीरो होगा, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होगा आर जीरो, लेकिन एक टाइम फिक्स दिया हुआ था कि इसी टाइम पे वो पार्टिकल निकलना चाहिए। अब यहां पे टाइम की पाबंदी नहीं है, यहां पे वो पार्टिकल जो है कभी भी निकले हों, लेकिन बस निकलने इसी पॉइंट से चाहिए। तो इसलिए हम यहां पे कंडीशन देंगे कि t इज इक्वल टू टाउ, फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। t इक्वल टू टाउ पे वो पार्टिकल, अब वो टाउ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, r जो है वो r नॉट होगा। तो अभी तो ऐसा करने पे हमको जो है वो r एज अ फंक्शन ऑफ टाउ निकल के आ जाएगा। तो ये जो r एज अ फंक्शन ऑफ टाउ होगा यही हमारा स्ट्रीक लाइन का फॉर्मूला होगा। अभी इसके बाद में बस एक और लाइन बतानी है, फिर एग्जाम्पल लेंगे तो उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आखिरी लाइन है, वो भी आसान है समझने में, वो है मटेरियल टाइम लाइन। और इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है मटेरियल कर्व, ठीक है। तो टाइम लाइन ये मटेरियल कर्व क्या होता है, बेसिकली आपका यही एक ही एग्जाम्पल से सारे क्योंकि समझ रहे हैं तो इसमें भी यही लेते हैं। तो ये आपका जैसे पतनाले से पानी निकल रहा था, तो आपने क्या किया, आपने एक टाइम पे t इक्वल टू टी जीरो किसी टाइम पे एक एक लाइन खींच दी, कोई भी कर्व, मान लीजिए ये लाइन खींच दी, ठीक है, एक लाइन फ्लो डोमेन में एक लाइन खींच दी t इक्वल टू टी जीरो पे। तो कोई भी लाइन जो आपने खींच दी अपनी मर्जी से, कोई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो चाहे खींच दो जैसी चाहे, आड़ी तिरछी जैसी। तो ये जो लाइन खींच दी ये इस टाइम पे मटेरियल कर्व है t इक्वल टू टी जीरो पे। अब इसमें होता क्या है, मतलब अगर ऐसे ही कुछ भी लाइन खींचनी होती तो फिर फायदा क्या होता। जब ये मुझे पहली बार जब पढ़ाया गया तो हमारे टीचर ने कहा कि भाई फ्लो डोमेन में कोई भी किसी बच्चे से कहो कि एक लाइन खींच दो, और वो जो लाइन खींच दी वही टाइम लाइन है। तो मैंने कहा फिर इसका फायदा क्या है, मतलब ऐसे कुछ भी खींच दे तो फिर कर ही क्यों रहे हैं। तो इसका फायदा ये है असल में कि इसका फायदा टी इक्वल टू टी जीरो पे नहीं है, इसका फायदा ये है कि आपने जो ये लाइन खींची थी, इस लाइन के ऊपर टी इक्वल टू टी जीरो पे जितने भी पार्टिकल्स थे सबको आइडेंटिफाई कर लो, पकड़ लो, मतलब नोट कर लो कि ये पार्टिकल है। अब उसके बाद में थोड़ी देर बाद जब फ्लो इधर पहुंचा, ये पार्टिकल्स आगे पहुंचे, यानी कि t इक्वल टू टी वन पे ये लाइन ऐसी नहीं रहेगी। हो सकता है ऐसी रहे, स्ट्रेट की स्ट्रेट हो, कम से कम घूम तो जाएगी। हो सकता है जो ये बीच वाला पार्टिकल है ये ज्यादा तेज था और ये कॉर्नर वाला ज्यादा स्लो था, बीच वाला ज्यादा तेज था, जनरली ऐसा होता है, ये तेज था ये स्लो था, तो ये वाला पार्टिकल आगे निकल जाएगा ये पीछे रह जाएगा। तो अब यही लाइन अगर सेम पार्टिकल्स की आप t इक्वल टू टी वन पे बनाओगे तो हो सकता है ऐसे हो जाए कुछ, है ना, और आगे बनाओगे हो सकता है ऐसे कुछ दिखे। t इक्वल टू टी टू पे, तो यही कहलाती है टाइम लाइन या मटेरियल कर्व। तो टाइम लाइन या मटेरियल कर्व क्या है, दो चीजें हैं कि इंस्टेंटेनियस, बेसिकली इंस्टेंट, तो टाइम लाइन भी इंस्टेंटेनियस होती है, एक एक इंस्टेंट पे अलग अलग शेप दिखेगा कर्व,
formed by a selected group of fluid particles. तो हमने सिलेक्ट कैसे किए थे? हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच के, स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है, आप कोई भी कर्व खींच सकते हो। हमने एक कर्व जो है वो इनिशियली खींच के हमने कहा कि इस कर्व के ऊपर जितने फ्लूइड पार्टिकल्स है उनको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब वो फ्लूइड पार्टिकल्स जहां कहीं भी जैसे भी मूव करेंगे तो उसको आगे हम जो है वो उनको जब ज्वाइन करेंगे तो जो कर्व मिलेगा वो टाइमलाइन या मटेरियल कर्व कहलाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मटेरियल कर्व समझना, क्योंकि आगे इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सर अगर वो आगे बढ़ता जाएगा तो न्यू पार्टिकल ऐड नहीं होंगे सर? नहीं, तो हम न्यू पार्टिकल ले नहीं रहे ना। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम ये कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल t इक्वल टू T1 पे यहाँ होगा, कहीं होगा, कहीं तो होगा। इसी तरह से ये वाला पार्टिकल जो था ये t इक्वल टू T1 पे इसकी कोई पोजीशन होगी, इसकी भी कोई पोजीशन होगी, इसकी भी कोई पोजीशन होगी। तो इन सारे पार्टिकल्स की जो नई पोजीशन है उसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमने नया पार्टिकल तो लिया ही नहीं ना, नए पार्टिकल आ रहे हैं, वो इसके पीछे से नए पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, लेकिन हम अपने पुराने पार्टिकल को लेके बैठे हुए हैं कि हमारा जो ये पार्टिकल है हम तो इन्हीं को आइडेंटिफाई करेंगे। आप ऐसे सोचो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक, जैसे ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ठीक है, तो ट्रेन में कुछ लोग एक दरवाजे से कुछ लोग घुसे, थोड़ा इधर उधर टहले, फिर थोड़ी देर बाद जब स्टेशन आया वो लोग निकल गए, नए लोग आ गए। तो हमको क्या करना है, हमको जिन लोगों को हमने t इक्वल टू 0 पे पकड़ लिया था, यानी कि हम जब चढ़े थे हमने जिन लोगों को देखा, नोटिस कर लिया कि ये इन लोगों को हमें ट्रेस करना है। तो अब वो जब ट्रेन से चाहे निकल भी गए, कहीं भी चले गए, हमको उन्हीं को देखना है, नए लोग आए उनको नहीं देखना। बेसिकली कोई भी फ्लो डोमेन में आपने कर्व बना दिया, तो ये इस कर्व के ऊपर ये वाला जो पार्टिकल था, अब ये तैर के कहीं और यहां पहुंच गया। ये वाला जो पार्टिकल था, इस पे बहुत सारे पार्टिकल थे ना, तो ये वाला हो सकता है तैर के यहां आ गया, ये वाला हो सकता है यहां आ गया, ये यहां निकल गया, ये यहां रह गया, यही पार्टिकल। अब जब ये अपनी अपनी जगह से खिसक के कहीं आ गए, उसको हम ट्रेस करेंगे, तो ये हो गई हमारी टाइमलाइन या मटेरियल कर्व। तो इसके लिए एक इनिशियल कर्व देना जरूरी है। एक इनिशियल कर्व की मदद से हम वो कर्व कैसे फ्लूइड में डिफॉर्म हो रहा है, शेप चेंज कर रहा है, ये नोटिस कर रहे हैं बेसिकली हमने जो ये एक इनिशियली जो एक कर्व बनाया था, हम उसी कर्व को नोटिस कर रहे हैं कि वो कैसे अपना चेंज कर रहा है। ये ऐसे है जैसे कि आप जो है ये फ्लो हो रहा है और इसमें जो है वो एक ऐसे करके एक डाई से एक लाइन खींच दो, और फिर आप नोटिस करो कि वो उसका शेप कैसे चेंज होता है, जो डाई से जो आपने लाइन खींची है। अगर लेमिनार फ्लो होगा तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, टर्बुलेंट में तो डाई मिक्स हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। लेमिनार में अगर आप जो है वो डाई की मदद से एक लाइन ऐसे खींच दो, एक धागा टाइप का, मतलब आप ऐसे समझ लो टाइमलाइन को कि फ्लो में एक धागा सा हमने डाल दिया। अब हम देख रहे हैं कि वो धागा जो है वो अपना शेप कैसे चेंज कर रहा है। बस ये मान लो कि वो धागा धागा नहीं है, वो बेसिकली फ्लूइड का ही बना हुआ धागा है। वो अपना शेप चेंज करता हुआ जाएगा ना, मतलब वो जैसे जैसे बहेगा, कभी कभी खिंच जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा, कभी घूम जाएगा, कभी कभी गोल गोल हो जाएगा। तो वो जैसा भी हो रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। फ्लूइड के बना हुआ एक धागा समझ लीजिए। तो इसको निकालेंगे कैसे? इसको भी निकालने का, क्योंकि यहां भी पार्टिकल की बात है, तो अगेन वही इक्वेशन काम आएगी, डी आर इज इक्वल टू वी एज अ फंक्शन ऑफ आर कॉमा टी। इक्वेशन यहां भी यही आएगी क्योंकि पार्टिकल को ही ट्रेस करना है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में हमको जो है
वो एक पार्टिकल नहीं दिया हुआ इनिशियल कंडीशन में, बल्कि एक कर्व दिया हुआ है, कर्व की इक्वेशन दी हुई है। तो बेसिकली हमको जो इनिशियल कंडीशन होगी वो होगी t=t0 पे, जो हमारा टाइम लाइन है वो r एज अ फंक्शन ऑफ s कुछ दिया होगा, r इज अ फंक्शन ऑफ s, एक फंक्शन दिया होगा जिसकी मदद से आप वो कर्व ट्रेस कर सकते हो। मतलब ये 3D में जब आप कर्व कोई बनाते हो तो वो कर्व जो है वो ऐसे ही स्पेसिफाई किया जा सकता है, r=फंक्शन ऑफ s। तो अब ये s की वैल्यू चेंज कर करके आप जो है वो पॉइंट प्लॉट कर सकते हो, और उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो ये कर्व हो गया। ये इक्वेशन ऑफ ए कर्व है, r=rs। एक कर्व दिया है, ये इनिशियल कंडीशन आप यूज करोगे यहां पे, तो आपको r एज अ फंक्शन ऑफ s कॉमा t मिल जाएगा। तो ये जो है वो इसमें जो है वो t की वैल्यू एक चूज करोगे तो हर एक t के लिए r एज अ फंक्शन ऑफ s जो मिलेगा वो उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो आपका मटेरियल कर्व या टाइम लाइन होगा। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए हमको जो है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन all are same in the case of steady flow। ये है बेसिकली कि स्टेडी फ्लो के केस में स्ट्रीमलाइन, पाथलाइन, स्ट्रीक लाइन एक जैसी दिखती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उनके बीच में। आप प्लॉट करके देखो सब एक जैसी नजर आएंगी, स्ट्रीमलाइन भी, पाथलाइन भी और स्ट्रीक लाइन भी स्टेडी फ्लो में। लेकिन अगर अनस्टेडी फ्लो है तो स्ट्रीमलाइन तो टाइम के साथ चेंज होगी, स्ट्रीक लाइन भी टाइम के साथ चेंज होगी, और पाथ लाइन जो है वो आप टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल के लिए वैलिड होगी, वो एक टाइम से लेके दूसरे टाइम इंस्टेंट तक के लिए एक कर्व होगा। तो वो तीनों जो है वो अलग अलग नजर आएंगी, लेकिन स्टेडी केस में जो है वो तीनों सेम होंगी। अच्छा, प्रॉब्लम्स जनरली मैंने देखा किताबों में ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपके, सॉरी, स्टेडी फ्लो की प्रॉब्लम दी हुई है, यानी कि वेलोसिटी जो दी है वो टाइम का फंक्शन नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि आपके जो है वो स्ट्रीमलाइन ही फाइंड कर लेते हो, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उससे जो है वो क्योंकि कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल उठाया है या बनाया है जो भी है वो, जिसमें जो है वो स्टेडी फ्लो का नहीं है। तो मैं आपको एग्जाम्पल अनस्टेडी फ्लो का सॉल्व करके दिखाऊंगा। स्टेडी फ्लो तो एकदम हलवा है फिर उसके आगे। लेमिनार और अच्छा, टर्बुलेंस फ्लो इस केस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो क्या? लेमिनार हो या टर्बुलेंस हो, इससे इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि स्टेडी नहीं, फ्लो है? ये वैलिड है सबके लिए, ये तो जनरल है। लेमिनार फ्लो हो, टर्बुलेंट फ्लो, देखो टर्बुलेंट फ्लो तो हमेशा अनस्टेडी होता है, तो लेमिनार फ्लो हो या टर्बुलेंट फ्लो हो, ये तो फ्लो विजुअलाइजेशन ही, ये सबके लिए वैलिड है। अभी तक लेमिनार टर्बुलेंट का कोई assumption नहीं है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, वो मैं अटेंडेंस खोल देता हूँ आपकी। कहाँ है? हाँ, अटेंडेंस खोल दिए।
आज बहुत कम लोग आए। ऑल राइट। एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये एक वेलोसिटी फील्ड दी हुई है। इस वेलोसिटी फील्ड के लिए हमको स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन और टाइम लाइन, ये 4 चीजें हमको प्लॉट करनी है। ठीक है, या इक्वेशन फाइंड करनी है या प्लॉट भी करनी हो सकती है। तो स्ट्रीम लाइन से शुरुआत करते हैं। अब इसमें आपको पता है कि ये वी एक्स है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये वी वाई है। ठीक है, वेलोसिटी फील्ड दी हुई है। तो स्ट्रीम लाइन फाइंड करने के लिए क्या इक्वेशन है, 2D है, तो सिंपली डी एक्स ओवर वी एक्स, डी वाई ओवर वी वाई करना है। तो डी एक्स ओवर वी एक्स क्या है, एक्स 1 प्लस 2t इज इक्वल टू डी वाई ओवर वी वाई। वी वाई क्या है, सिंपली वाई। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इसको जो है वो इंटीग्रेट कर लीजिए, डी एक्स ओवर एक्स, इसको 1 प्लस 2t को मैं इधर लिख लेता हूँ, डी वाई ओवर वाई। तो ये हो जाएगा log x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके 1 प्लस 2t log y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब वो इसको 1/2t से डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो सिंपल है, आप लोग खुद ही कर लोगे। ये इसको इधर ले जाएंगे तो x 1/2t हो जाएगा, ये ln y हो जाएगा। और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है, इसको हम ln c भी लिख सकते हैं। मतलब कांस्टेंट है ना, कुछ भी ले सकते हैं। ये तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा ही होगा कि ये ट्रिक तो अक्सर करते हैं कि आसानी के लिए इसको कांस्टेंट को ऐसे लिख लेते हैं। अगर ये सी अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको एक को कुछ और कर लीजिए नाम, इसको C1 कर लीजिए, इसको C छोड़ दीजिए। ये तो सर सिंपल जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सॉल्व करनी है। तो इधर सब, बल्कि इसको -c कर लीजिए,
तो वो उधर चला जाएगा, ln माइनस सी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ln, जब लॉग हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स 1/1 प्लस 2t। लिखने में वो तो नहीं लग रहा। सर 1 + 2t vx की वैल्यू है ना, ये vy की है सर? vx की वैल्यू ये है पूरी, x इंटू 1 + 2t। यस vx सर। क्या है? vx जो है वो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का। भाई वेलोसिटी जो है वो vxi प्लस vyj, यही तो है। तो ये vx जो है वो यहाँ पे गिवन यस सर। प्रॉब्लम में x इंटू 1 + 2t है। तो ये यहाँ पे vx को इसकी जगह रख दिया और vy की जगह y रख दिया, और फिर उसके बाद में ये जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल वाली, तो इसको बस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो अल्टीमेटली ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन आ गई। ओके सर, क्लियर। इस प्रॉब्लम के लिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन ये हो गई। अच्छा आप ये देखिए कि ये इक्वेशन टी पे डिपेंड कर रही है, यानी टी अगर चेंज करेंगे तो इक्वेशन चेंज होगी। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो इसको प्लॉट करेंगे अगर आप, तो ये टी पे डिपेंड करेगा कि ये कैसी दिखती है। तो फिलहाल जो है अगर हम स्टार्ट करें t=0 पे प्लॉट करके देखें, t=0, तो t=0 अगर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y=cx। ठीक है, तो y=cx जो है वो y=cx फैमिली ऑफ लाइन है, जो कि कैसे दिखता है, अलग अलग c के लिए अलग अलग स्लोप की लाइन होती है। मैं एक पॉइंट से नहीं बना रहा हूं इसको। है ना, ये अलग अलग सी के लिए अलग अलग लाइंस होती हैं, तो ये आपकी जो है वो स्ट्रीमलाइन हो गई। इनफैक्ट ये तो जो है वो c=0 के लिए है, ये आपका जो है वो c=इंफिनिटी के लिए है, ये बीच वाली लाइन c=1 के लिए है। सबकी अपनी अलग 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 है c की वैल्यू, लेकिन अलग अलग c के लिए ये अलग अलग लाइंस मिल गई। तो ये आपका t=0 पे स्ट्रीमलाइन पैटर्न हो गया। ठीक है, अब इसमें स्ट्रीमलाइन से हमको ये डायरेक्शन तो मिल रहा है वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि आप कोई भी पॉइंट ले लो तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो इसके इस लाइन के अलोंग होगी, यही तो स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन है। लेकिन वो इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो है वो वेलोसिटी बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ? तो ये डायरेक्शन हमें इस इक्वेशन से नहीं मिलेगा, ये डायरेक्शन हमको पता करना पड़ेगा। स्ट्रीमलाइन के ऊपर एक एरो इस हमको लगाना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। वो एरो पता करने का तरीका ये है कि हमको वेलोसिटी देखनी पड़ेगी, वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। जैसे कोई भी स्ट्रीमलाइन ले लें, अब वेलोसिटी देखें कि t=0 पे वेलोसिटी क्या है। बेसिकली t=0 पे वेलोसिटी है t एक्स आई प्लस वाई जे ना, एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, तो आपने कोई पॉइंट चूज किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने चूज किया। अब इस पॉइंट पे मेरा एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का और वाई कंपोनेंट दोनों जो है वो पॉजिटिव है ना, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है मेरा और वाई भी पॉजिटिव है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। तो मेरे वेलोसिटी जो है उसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, यानी कि मेरी वेलोसिटी यहाँ पे जो है उसका एक्स कंपोनेंट इस तरफ है
और वाई कंपोनेंट इस तरफ है। अगर माइनस वाई होता तो ये ऐसे होता नीचे की तरफ, लेकिन माइनस वाई तो नहीं है, यहाँ पे तो प्लस वाई है। तो इस क्वाड्रेंट में ये जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में मेरा वेलोसिटी का वी एक्स इधर है, वी वाई इधर है, तो मेरी टोटल वेलोसिटी किधर होगी? इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट। तो बेसिकली मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। इसी तरह से वेलोसिटी यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। यही बात अगर आप तीसरे क्वाड्रेंट में चेक कर रहे होते, यहाँ पे देख रहे होते, तो यहाँ पे आपका x जो है किसी भी पॉइंट पे x आपका निगेटिव है, ठीक है। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन में x कंपोनेंट है, और आपका y जो है वो भी निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये भी वी वाई भी इस डायरेक्शन में। तो ये आपका वेलोसिटी का नेट डायरेक्शन ये होता। तो इसलिए इस क्वाड्रेंट में बनने वाली स्ट्रीमलाइन जो होंगी, मैंने बनाई नहीं, वैसे तो वो सब तरफ बना सकते हो आप, तो वो ऐसे होंगी। इनफैक्ट यहां भी बना सकते हो, यहां पे ऐसे होंगी। ठीक है, मैंने एक ही क्वाड्रेंट में बनाई थी, वो आप सब तरफ बना सकते हो, ऐसे करके ये बाहर निकल रही होंगी। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन देखने का तरीका है, एरो लगाने का इस पे। अब आते हैं, बात करते हैं t इक्वल टू हाफ पे। तो t इक्वल टू हाफ अगर रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? c इस अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा। तो आपकी जो स्ट्रीमलाइन होंगी वो इस तरह से होंगी। तो c इक्वल टू रूट एक्स एक कर्व होगा इनमें से जो c इक्वल टू 1 के लिए होगा, c इक्वल टू 0.5 यहाँ होगा, c इक्वल टू 2 यहाँ होगा, ऐसे करके होगा। और अगेन वेलोसिटी का डायरेक्शन हम ऐसे ही देखेंगे जैसे उसमें देखा था, तो सेम डायरेक्शन आएगा वेलोसिटी का। ऐसे करके आपकी स्ट्रीमलाइंस होंगी। t इक्वल टू हाफ पे ऐसे ही आप जो है वो किसी भी इंस्टेंट के लिए स्ट्रीमलाइन प्लॉट कर सकते हो। अब अगर ये फ्लो स्टेडी होता, तो स्टेडी फ्लो होने का मतलब ये था कि आपका जो वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ था, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन में टाइम नहीं आता। यहां पे अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव टाइम के साथ करो तो नॉन जीरो है, क्योंकि इसमें टाइम आ रहा है। अगर इसमें टाइम टी टी इस फंक्शन में नहीं होता तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो जीरो होता, ये फ्लो स्टेडी होता। तो अगर फ्लो स्टेडी होता तो ये आपका जो कर्व निकल के आता y इज इक्वल टू ये सी एक्स 1/√t, ये इसमें भी टाइम नहीं होता। तो इसलिए आपका हर इंस्टेंट पे स्ट्रीमलाइन एक जैसी नजर आती। लेकिन हमने क्योंकि अनस्टेडी एग्जांपल लिया है तो इसलिए स्ट्रीमलाइन का पैटर्न अलग अलग नजर आ रहा है। क्लियर है स्ट्रीमलाइन निकालना? अगली चीज है पाथ लाइन। तो पाथ लाइन निकालने के लिए हमको करना होता है dr/dt इज इक्वल टू v एज अ फंक्शन ऑफ r, t यूज करना होता है। और इसके ही अलग अलग कंपोनेंट लिखते हैं। तो dx, अगर 2D में बात करें तो dx/dt इज इक्वल टू vx, और दूसरी इक्वेशन होती है dy/dt इज इक्वल टू vy। तो dx/dt इज इक्वल टू vx, vx क्या दिया हुआ है? x 1 + 2t, और dy/dt इज इक्वल टू vy क्या दिया हुआ है? सिंपली y। तो अब अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, dx/x इज इक्वल टू 1 + 2t इंटू dt, और यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे dy/y इज इक्वल टू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों को, तो ये dx/x हो जाएगा ln x
और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेट होके टी प्लस टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट C1, और इस साइड में आएगा y ln y इज इक्वल टू टी प्लस सम कांस्टेंट C2। ये लॉग हटा के एक्सपोनेंट लगा देंगे तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर t प्लस टी स्क्वायर प्लस C1। तो इसको लिख सकते हैं e C1 टी प्लस टी स्क्वायर। ये ई C1 एक कांस्टेंट है, क्योंकि C1 कांस्टेंट है तो ई C1 कांस्टेंट है, तो इसलिए x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसको कर लीजिए कुछ भी a बोल लीजिए, a e की पावर t प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह से y इज इक्वल टू e की पावर t प्लस C2 है, इसको लिख सकते हैं e C2 T2 t। तो y आ जाएगा आपका सम कांस्टेंट e की पावर t। ये आपका पाथ लाइन की इक्वेशन आ गई। चाहे तो इसको जो x और y मिल गया आपको, टाइम का फंक्शन, यही पाथ लाइन है। चाहे तो इसको इसी ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और चाहे तो इसको जो है इसमें से t को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दो फंक्शन है x और y, इसमें से t को एलिमिनेट करके लिख सकते हैं। अगर t को एलिमिनेट करके लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y e की पावर ln y स्क्वायर। बड़ा अजीब सा फंक्शन बन के आ रहा है, जो भी है। ये आपकी पाथ लाइन की इक्वेशन हो गई। अच्छा, एक चीज रह गई, सॉरी, इसमें कि एलिमिनेट तो कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट तो करेंगे, लेकिन इसमें ए और बी अननोन है। अभी ए और बी को कैसे फाइंड करेंगे? हमको इनिशियल कंडीशन दी होगी कि एट सम टाइम, से फॉर एग्जांपल इनिशियल कंडीशन अगर दी है टी इक्वल टू 0 आर एक्स और वाई इज इक्वल टू 1,1। अगर ये इनिशियल कंडीशन दी है तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से t इक्वल टू 0 रखेंगे दूसरी इक्वेशन में, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे करके निकालेंगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू e की पावर t प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू e की पावर t, ये आ जाएगा। अब इसमें से t को चाहे तो एलिमिनेट कर लें, चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो एलिमिनेट अगर करेंगे तो x इज इक्वल टू e ln y इंटू e ln y स्क्वायर, ऐसे कुछ निकल के आता है। इसका प्लॉट करना भी थोड़ा मुश्किल है, तो ये तो, लेकिन क्योंकि समझाने के लिए तो ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया। ठीक है, ये हो गया पाथ लाइन। और अगली चीज है स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीक लाइन को फाइंड करने का भी तरीका पाथ लाइन जैसा ही है। उसमें भी डी आर इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू वी आपको दिया होता है, लेकिन इनिशियल कंडीशन चेंज हो जाती है। इनिशियल कंडीशन पाथ लाइन के केस में एक गिवन टाइम t इक्वल टू 0 पे एक फिक्स पॉइंट दिया होता है। यहाँ पे क्या है कि पॉइंट तो बताया होता है कि स्ट्रीक लाइन, ये तो बताया होगा थ्रू विच पॉइंट, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में स्ट्रीक लाइन थ्रू निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्स वाई इज इक्वल टू 1,1 के रेस्पेक्ट में स्ट्रीक लाइन निकालनी है कि 1,1 से जो पास हो रहा हो हर पार्टिकल, उसको ट्रेस करना है। तो यहाँ पे ये
आपको टाइम नहीं बताया होगा कि ये किस टाइम पे, क्योंकि वो किसी भी टाइम पे पार्टिकल निकल सकता है स्ट्रीक लाइन के लिए, बस वो इस पॉइंट से निकलना चाहिए। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन हम जो यूज करते हैं वो होता है टी इक्वल टू टाउ पे एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, ये हो जाएगी। तो हमारा जो अभी इंटीग्रेट किया था बिल्कुल वैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे इस केस में भी, और हमारा ये वही इक्वेशन सेम टी प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे y इज इक्वल टू बी ई की पावर टी, यही निकल के आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके। अब यहाँ पे बस इनिशियल कंडीशन का फर्क है कि इनिशियल कंडीशन दूसरी यूज करनी है। तो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे यूज करनी है टी इक्वल टू टाउ पे एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू टी इक्वल टू टाउ, और दूसरी इनिशियल कंडीशन जो y पे जो है वो है 1 इक्वल टू बी ई की पावर टाउ। तो अब आप अपना ए और बी में अगर ये पुट करोगे तो आपका जो है वो ये हो जाएगा ई की पावर, ये जब इसमें डालोगे और इसको इसमें डालोगे ए और बी की जगह, बल्कि ऐसे करो, ये निकल के आया इसको यहाँ डालेंगे, यहाँ से बी निकल के आएगा उसको यहाँ डालेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टी माइनस टाउ प्लस टी स्क्वायर माइनस टाउ स्क्वायर, कॉमा वाई इज इक्वल टू ई की पावर टी माइनस टाउ। अब इसमें से अगर टाउ को एलिमिनेट करेंगे तो जो मिलेगा वो स्ट्रीक लाइन हो जाएगा। एलिमिनेट टाउ फॉर स्ट्रीक लाइन, तो आपकी फाइनली जो स्ट्रीक लाइन निकल के आएगी एक्स और वाई, वो टी का फंक्शन होगी, टाउ का फंक्शन नहीं होगी, अगर इसमें से टाउ को एलिमिनेट कर दें। इसके बाद में फाइनल चीज है मटेरियल लाइन या टाइम लाइन। तो टाइम लाइन फाइंड करने के लिए भी अगेन सेम इक्वेशन है, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू वी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल कंडीशन जो दी होगी वो एक कर्व की फॉर्म में होगी। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन होगी आपका एक कर्व दिया होगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल आर इज अ फंक्शन ऑफ एस, आर नॉट एस एट टी इक्वल टू 0। तो इस प्रॉब्लम की, पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात करें तो मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एस आई प्लस एस जे एट टी इक्वल टू 0। तो ये इनिशियल कंडीशन अब जो है वो एस की फॉर्म में होगी। तो अब आप जो है वो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो अगेन आपको इक्वेशन तो वही मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर टी प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू ई की पावर बी ई की पावर टी। अब इनिशियल कंडीशन रखनी है तो इन x इज इक्वल टू एस एट t इक्वल टू 0। तो x में रख देंगे s और t को रख देंगे 0, तो a इज इक्वल टू s हो गया। इसी तरह से y इज इक्वल टू एस एट t इज इक्वल टू 0, तो b भी निकल के आ जाएगा s। अब a और b की जब वैल्यू रखेंगे
यहाँ पर और यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू एस ई की पावर t प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू एस ई की पावर t। अब इस में से s को एलिमिनेट कर दें, s फॉर टाइम लाइन, तो आपको मिल जाएगा y ओवर x, दोनों को इसमें से s एलिमिनेट कर दें तो y ओवर x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस टी स्क्वायर। तो ये आपकी टाइम लाइन हो जाएगी किसी भी टाइम t के लिए। इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, और किताब में स्टडी फ्लो के लेके जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की हुई हैं, उनको और प्रॉब्लम्स को आप देख लीजिएगा। असाइनमेंट में अगले में इसकी इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी। ओके सर। सर अब जो असाइनमेंट मिलेगा वो एंडसेम के लिए होगा? एंड सेम के लिए होगा मतलब? मतलब शायद 2 असाइनमेंट हमने जमा कर दिए तो शायद 2 होते हैं या ज्यादा लेंगे आप? दो दो बहुत छोटे लिए हैं मैंने। पहला वाला मैं तो सवाल ही कितने दिए हैं, लोग तो 60-60 सवाल दे देते हैं, मैं तो इतने देता नहीं हूँ। ये मैं एक असाइनमेंट और दूंगा। पहला असाइनमेंट तो वो तो बहुत छोटा था उसमें तो, और फिर वो मैंने मार्क्स भी उसके कम कर दिए थे क्योंकि आप लोग उसमें बड़ा वो कर रहे थे। तो एक असाइनमेंट और दूंगा, ज्यादा नहीं होगा, वो भी 4-5। मैं कितनी प्रॉब्लम दे रहा हूँ, 4-5 प्रॉब्लम मुश्किल से दे रहा हूँ मैं। तो सर एक टाइम असाइनमेंट लगता है और दूंगा आपकी मैं। प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा। हाँ सर टाइम लग जाता है आपकी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा। नहीं भाई, प्रॉब्लम जो मैं दे रहा हूँ वो किताब से ही दिए हैं। सेकंड असाइनमेंट में तो मैंने कोई अलग से प्रॉब्लम तो दी नहीं है। और भाई प्रैक्टिस तो करोगे ना एग्जाम के लिए। अगर असाइनमेंट में जितनी प्रॉब्लम है इतनी भी नहीं सॉल्व करोगे तो फिर प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हो? ट्यूटोरियल शीट भी कोई बहुत बड़ी थोड़ी थी वो, उतनी उतनी प्रॉब्लम तो भाई ये मैकेनिक्स के जितने भी कोर्स है, मैकेनिक्स है, ये है फ्लूइड मैकेनिक्स है, इन सब में प्रैक्टिस भी तो करोगे। अगर असाइनमेंट भी नहीं सॉल्व करोगे तो फिर प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो? ये कोई थ्योरी व्योरी के कोर्स नहीं है, ये तो ये कोर्स तो जो है वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ज्यादा है ये कोर्सेज तो। ये तो जैसे मैकेनिक्स में इतनी प्रॉब्लम होती थी ऐसे इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं तो बहुत कम कम दे रहा हूँ। आई होप कि आप लोग खुद सॉल्व कर रहे हो किताब से, ये सोच के मैं कम प्रॉब्लम दे रहा हूँ कि आप लोग खुद कर रहे होगे। ओके सर। 4-5 प्रॉब्लम तो बहुत ओके कम सर। होती है इसमें। अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दूंगा इस यूनिट में। 4-5 प्रॉब्लम इस यूनिट से भी तो होनी चाहिए, वो तो पिछले यूनिट की प्रॉब्लम थी सारी। तो इस यूनिट की प्रॉब्लम्स दूंगा मैं 4-5 प्रॉब्लम असाइनमेंट में। बाकी फिर आगे 2 यूनिट की अगले टीचर देंगे। जो तीसरा यूनिट है उसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम बनती है उसमें। इस यूनिट में तो कम ही बनती है, बस ये स्ट्रीमलाइन वाली थोड़ी सी है, और थोड़ी सी आगे उसमें आएंगी पोटेंशियल फ्लो, मतलब बेसिक वो फ्लो वाली, वो भी उसमें भी बहुत कम बनती है। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम बनती नहीं इस यूनिट में। पहले यूनिट में बनती है या तीसरे में, मेनली बनती है तीसरे में। तीसरे में जब वो देंगे असाइनमेंट तब मालूम चलेगा कितनी देते हैं वो। उसमें तो बहुत प्रॉब्लम बनती है। ठीक है भाई, प्रॉब्लम तो सॉल्व करो, बिना प्रॉब्लम सॉल्व करे कैसे काम चलेगा? सब बुक्स शेयर कर दीजिएगा। बुक सर मिल बुक जाएगी शेयर तुम। कर दीजिए सर, हमारे पास पीडीएफ नहीं है सर बुक की। कौन सी बुक?